starting my YouTube channel for specifically class 9. I'm here to share my knowledge and I'm also willing to learn. Hopefully, by the end of this session, this will be conducive for you because I am here to teach you just out of my passion. I'm starting a teaching career. Okay, so I gleaned each and every information from NCERT textbook. As you could see, this is your ninth class NCERT textbook. Uh, this is the first chapter, exploration. Okay, so I collect means glean each and every information from this very textbook. Okay, like you can see. So I collect each and every information and created a new PDF, created a new style of mine. Okay, so I prepared this very interesting PDF that I will share with you later. So this is exploration in my way. I hope that it will minimize the complications of NCERT textbook. Okay, I tried my best. Okay, so without wasting any time, let's just move on to the chapter. So this chapter name is exploration. Basically, what your NCERT is trying to say that exploration is nothing but the surrounding of yours. Okay, the surrounding of any individual which generates a curiosity. That is exploration. Okay, but according to the definitions, according to the particular paragraphs of NCERT, I have designed this. So we will only go according to the NCERT. Okay, I have these notes that I have studied line by line, each and every line. Okay, so you can trust me, you are in the right hands. Okay, and I have this ninth book as well, exploration. Okay, so you are in the right hand. So let's just start the chapter. So basically हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, साइंस का मतलब इधर टेक्स्ट बुक में लेटेस्ट लेटेस्ट तुम्हारी टेक्स्ट बुक में साइंस का मतलब क्या है. अगर हम देखें साइंस और ऑब्जर्वेशन तो सबसे पहली बात एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी हमारी जर्नी जिसमें हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें, जिसमें हम चीज़ों को क्वेश्चनिंग करें, क्यों है, कैसे है, क्या है इसके पीछे का रीज़न. फॉर एन एग्जांपल, मैं एक जंगल में हूँ, मैं एक जंगल में जा रहा हूँ और मैं चलते चलते अपनी सराउंडिंग्स देखूँ. अब मैं अपनी सराउंडिंग्स के आसपास ये देखता हूँ कि वहाँ पे पेड़ है ना. मैं देखता हूँ कि मेरे अराउंड एक बहुत बड़ा स्काई है. मैं देखता हूँ डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. सो मैं जिसके साथ भी जा रहा हूँ, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं अपनी मम्मा से पूछता हूँ कि मम्मा व्हाट इज दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, ये पेड़ क्यों होते हैं यहाँ पे, ये स्काई इतना बड़ा क्यों होता है और स्काई कहाँ तक लिमिट है. तो जब आप इन चीज़ों के पीछे के रीज़न को जानना शुरू करोगे, जब आप अपने आप से क्वेश्चनिंग स्टार्ट करोगे, so that's the very particular phase that will convert you into a curious person. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, पेड़ की लाखों टाइप की स्पीशीज होती हैं. हर स्पीशीज, हर एक अलग पेड़ की स्पीशीज इतने भी होती है, इतने भी होती है, इतने भी होती है, माने मीडियम भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है. ठीक है, कितने भी टाइप की स्पीशीज होती है, हर एक अलग डिफरेंट स्पीशीज हमें डिफरेंट, यू कुड से कि हमें ड्रग्स भी देते हैं. ड्रग्स नॉट दैट ड्रग. ओके, ड्रग्स मीन्स हमें मेडिसिन भी दे सकती हैं. ठीक है, हमें रबर बैंड्स भी देते हैं, हमें फल फ्रूट भी देता है, हमें पेड़ छाए भी देता है. तो डिफरेंट करोड़ों करोड़ों स्पीशीज को पढ़ना इतना पॉसिबल नहीं होता. और ये पॉसिबल क्यों नहीं होता, ये मॉडल से रिलेटेड है, ये हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, मॉडल क्या होता है क्या नहीं. बट व्हाट आई वांट टू से कि एक्सप्लोरेशन का मतलब चीज़ों को क्वेश्चनिंग करना होता है कि इतनी स्पीशीज है तो क्यों है, हर एक स्पीशीज का क्या रिलेटेड, इसका ये कितना बड़ा है. लेट्स pick any random thing around myself. Let just take this. Okay, this is a phone holder. I can hold my phone like this, right? बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि अगर मान लो ये फोन होल्डर में ये वाली स्टिक्स ना होती जिन पे फोन टिक रहा है तो क्या होता. भैया अब रख के देखना जरा. अब रख के देखा, और अब मैं अब रख के देखता हूँ. लेट्स जस्ट वेट अ मिनट. मेरा फोन एक जगह स्टिक कर सकता है ऐसे. ठीक है, अगर मैं इसको बंद करके ऐसे रखूं
अपर करके तो मेरा फोन ऐसे गिर सकता है, ठीक है। वो बीच में स्टे, बहुत लोगों को लगा होगा कि ये चीज़ फेल हो गई, वो तो फ़ोन स्टे कर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़ोन इस वजह से स्टे करा था क्योंकि मैंने फ़ोन को नीचे रखा था और इधर की जो फ्रिक्शन है फ़ोन की, वो इधर स्टे कर पा रही है, ठीक है। फ़ोन की ये वाली साइड स्टे कर पा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज समथिंग जिसको हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी। हमें हर चीज़ के टुवर्ड्स क्यूरियस बनना पड़ेगा, हमें हर चीज़ के टुवर्ड्स क्वेश्चनिंग करने स्टार्ट करनी पड़ेगी, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर हम अपने आसपास की सराउंडिंग को हर बार क्वेश्चन करते हैं, तो हमें हमारा माइंड, क्यूरियोसिटी हमें हमारी शेप देती है, एक नई मेंटालिटी देती है ना। जस्ट टेक एन एग्जांपल। अगर मैं बोलूँ साइंस सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट्स पे बेसिस नहीं है, नो। साइंस सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट्स पे बेस नहीं होती। व्हाई इज दैट? क्योंकि कोई भी साइंटिफिक बेस के पीछे सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं होती, सिर्फ एविडेंस नहीं होता, सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं होती। जब हम तीनों चारों चीजों को कंबाइन कर देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड साइंस। जब हम किसी चीज की ऑब्जर्वेशन, जब हम किसी चीज के एनालिसिस, जब हम किसी भी चीज की क्यूरियोसिटी, क्वेश्चनिंग, हमारी स्किल्स, हिडन पैटर्न को फाइंड करते हैं, जब हम इन सब चीजों को एक कॉम्बिनेशन मिलके पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेशन, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मैंने मार्कर ऐसे खोल दिया, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड मार्कर, ओके, एज यू कुड सी माय हैंड्स, ये एक मेरे को निशान पड़ गया, ठीक है। अगर मैं इस मार्कर को 15 मिनट ऐसे ही हवा में खुला छोड़ दूं, तो क्यों है ऐसा कि ये चलना बंद हो जाएगा? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। अगर मैं बोल दूं कि मैं अपने फोन को चार्ज ही ना करूं, तो ऐसा क्यों है चलना बंद हो जाएगा? व्हाई इज दैट? है ना। अगर मैं बोल दूं कि मैं अपने पेन की निब तोड़ दूं या इसके अंदर से इसके रिफिल निकाल दूं, ये चलना बंद हो जाएगा, ऐसा क्यों? इन सब चीजों के पीछे रीजन बहुत सिंपल दिखते हैं कि भैया अगर आप पेन ही तोड़ दोगे तो आप लिखोगे कैसे? कोई पॉइंट वाली चीज चाहिए, कोई शार्प ऑब्जेक्ट चाहिए किसी भी चीज को राइट या राइटिंग लिखने के लिए, है ना। अगर आप पूछोगे कि भैया इसमें भी सिंपल है कि इसकी आप बैटरी चार्ज नहीं करोगे तो वो चलेगा कैसे? भैया इसमें भी सिंपल है, अगर इसका मॉइस्ट ही सारा सूख जाएगा तो थोड़ा बहुत मॉइस्ट तो चाहिए ना वर्ड्स को लिखने के लिए। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि इन सब चीजों के पीछे सिर्फ ये रीजन नहीं है, तो दिस इज साइंस, राइट। सिर्फ एक इस चीज को बनाने के लिए कितने साल लग सकते हैं, यू कुडंट इवन इमेजिन। ये कितने सारे बंदों का इन्वेंशन हो सकता है, यू कुडंट इवन इमेजिन, ठीक है। ये सारी चीजें सिर्फ एक बंदे ने डिजाइन नहीं करी है, ये सिर्फ एक मार्कर नहीं है, ये किसी की क्यूरियोसिटी है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये सिर्फ एक मार्कर नहीं है, ये किसी इंडिविजुअल की क्यूरियोसिटी है, किसी की क्रिएटिविटी है, किसी की ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, किसी ने कोई लाइफ में हिडन पैटर्न देखा। तो ये एक मार्कर को बनाने में एक इंडिविजुअल का कितना माइंड खर्च हुआ है, आप उस चीज के पीछे जाएं, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल ने कितनी मेहनत करी सिर्फ इस एक मार्कर को बनाने में। आज के टाइम पे ये सिर्फ एक फोन दिखता है ना। दिस इज नॉट अ वेरी गुड फोन, दिस इज नॉट एन आईफोन, बट ये सिर्फ एक फोन दिख रहा है, ठीक है। इसमें टाइम दिख सकता है, ये है ये है। ये आपके लिए मे बी सिर्फ एक फोन होगा, बट जिसने इसको डिजाइन करा है, इसका हार्डवेयर, इसका सॉफ्टवेयर, इसकी चिप, इसका कैमरा, इसका सिस्टम, इसके अपडेट्स, इसके एप्लीकेशंस, कितनी हजारों चीजें होती है हमारे स्मार्टफोन में, जिनको स्टडी करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद एक ऐसी चीजें तैयार होती है। तो सराउंडिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम आज के टाइम पे देखें, कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग, योर एक्सप्लोरेशन 9th क्लास बुक, अगर हम इसको भी देखें, ये भी किसी की क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन, हिडन पैटर्न, 10 साइंटिस्ट की स्टडी, 20 साइंटिस्ट की स्टडी, 50 साइंटिस्ट की स्टडी, आन पिछले से पिछले जनरेशन जो नॉलेज पास हो रही है उसको और क्लेरिफाई करना, उसको और फिल्टर करना उस नॉलेज को, तब जाके ये बुक बनी है ना। तो एक्सप्लोरेशन का मतलब है एक ऐसी जर्नी जिसमें हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें हम चीजों को क्वेश्चनिंग करते हैं। ये बुक क्यों आई, कहाँ से आई, ये फोन कहाँ से आया, क्यों आया, ये एविडेंस, इसका क्या काम है, स्टैंड का, होल्डर का, इसको मैं मल्टीपल तरीके से यूज कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। तो ये इट इज जस्ट नॉट अ डिस्कवरी, दिस इज समथिंग जो किसी की क्यूरियोसिटी है ना। सो ये चीजें, इफ यू लुक वेरी केयरफुली, आई हैव रिटन दैट कि एक्सप्लोरेशन इज द जर्नी ऑफ ऑब्जर्विंग, क्वेश्चनिंग एंड डिस्कवरिंग द अननोन थ्रू क्यूरियोसिटी एंड एविडेंस। अगर मैं आपको बोलूं
कि जो हमारी लाइफ है, जो हम लिविंग बीइंग्स हैं, क्या सिर्फ लिविंग लाइफ से ही दूसरी लिविंग लाइफ होना आना पॉसिबल है? क्या सिर्फ एक इंसान से ही दूसरा इंसान बनना पॉसिबल है? क्या ऐसा नहीं हो सकता इंसान बिना रिप्रोडक्शन के पैदा हो जाए? तो फिर हम लोग कैसे आए इस वर्ल्ड में? हमारे एंसेस्टर्स थे, रिप्रोड्यूस हुए रिप्रोड्यूस हुए, हम आए। ऐसा एक थ्योरेट, एक आइडियोलॉजी है ऐसी कि इन पीछे वाली जनरेशन से पास हुए पास हुए पास हुए पास हुए हम आए। बट क्या रियली यही ट्रुथ है? अ, आपको लगता है कि यही ट्रूथ है? मेरे हिसाब से तो नहीं। मेरे हिसाब से तो हम अगर 11th क्लास में आप जाओगे, बायोलॉजी पढ़ोगे, मेयोसिस पढ़ोगे, माइटोसिस पढ़ोगे, सेल डिवीजन पढ़ोगे, आप पढ़ोगे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो लिविंग कंडीशन में भी ग्रो हो सकते हैं ऑक्सीजन के साथ, और नॉन लिविंग में भी ग्रो हो सकते हैं बिना ऑक्सीजन के भी, है ना? तो कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इट इज शॉकिंग फॉर द 9th क्लास, आई नो, क्योंकि इतना आपको डेप्थ आगे जाके ही आप लोग पढ़ते हो, बट आपकी क्यूरियोसिटी को एक शेप करने के लिए, आपकी क्यूरियोसिटी को और जगाने के लिए, आपको और क्यूरियस बनाने के लिए चीजें बताना जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग से ही लिविंग नहीं आता, नॉन लिविंग चीजों से भी लिविंग बनता है। कैसे? अगर आप जो लोग जिम जाते हो उन्हें पता है, अगर उनका प्रोटीन शेक है ना, उनके प्रोटीन शेक को अंदर प्रोटीन डाल के ऐसे ही मैं 10 दिन छोड़ दूं, उसके अंदर कीड़े पैदा हो जाएंगे। तो भैया प्रोटीन क्या लिविंग चीज था? लिविंग चीज क्या थी? प्रोटीन। उससे कैसे लिविंग चीज पैदा हो गई? नॉन लिविंग चीज से कैसे लिविंग पैदा हो गई? दिस इज साइंस, दिस इज व्हाट वी कॉल क्यूरियोसिटी। ठीक है? सो यही चीजें हैं बच्चे जो आपके एक इंडिविजुअल माइंड को क्यूरियस बनाती हैं। जो चीजों को जितना एविडेंस कलेक्ट करोगे, जितना ऑब्जर्व करोगे, अरे कैसे कैसे, जितना क्वेश्चनिंग करोगे, है ना, जितना चीजों को नई नई डिस्कवरी करोगे, अपनी क्यूरियोसिटी को जितना शेप दोगे, वही चीज होती है एक्सप्लोरेशन। तो हमारी चैप्टर की बेसिक डेफिनेशन हमने कर ली, है ना? ये देखो बिल्ला भी बोल रहा है मेरे को सोचने दो, ये भी कह रहा है मेरे को एक क्वेश्चन है। तो जब ये लोग क्वेश्चन कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? है ना? तो हमारी बेसिकली सॉरी, जब हमारी बेसिकली 9th की बुक ये हमें बताना चाहती है कि क्यूरियोसिटी हमारा कंपास है और एविडेंस हमारा पाथ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपकी एनसीईआरटी की जो साइंस की टेक्स्ट बुक है उसमें दो मेन चीज है। द फर्स्ट वन इज मैग्नीफाइंग ग्लास एंड द सेकंड वन इज कंपास। ओके? मैग्नीफाइंग ग्लास देखो, लेट मी शो यू, this is what we call a magnifying glass, right? This is a magnifying glass. Before moving ahead on this chapter, मैं एक लाइन बता देना चाहता हूँ आपको। The world reveals its secret to those who dare to explore. ये दुनिया उनको ही अपने राज बताती है जो इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है, जो क्वेश्चन करने के लिए रेडी है, जो ऑब्जर्व करने के लिए रेडी है, जो चीजों को एक बारीकी से देखने के लिए रेडी है, जो ये सोचे कि जो आसमान में इतने सारे तारे हैं ये कहाँ से आए, जो ये सोचे कि आसमान ही कहाँ से आया तारों वाली थ्योरी ही काट दो, आसमान कहाँ से आया, जो ये सोचे, है ना, जो ये सोचे कि ये चमचमाते कैसे हैं। मतलब हर किसी के पास एक दिमाग है, बट हर कोई नहीं जानता उसको कैसे यूज करना है। मेरे को मेरे पास इतनी सारी चीजें दिख रही हैं, क्या पता 50 साल बाद कोई ऐसा इन्वेंशन आ जाए कि जो फोन का स्टैंड है 50 साल बाद, है ना, कि ऐसा आ जाए ये फोन का स्टैंड खुद ही उछल के आसपास के पूरे कमरे में जाता है और अपने आप ही ये सारी चीज को रिकॉर्ड करता है। तो जब ये अपने आप ही चीजों को आसपास की रिकॉर्ड कर रहा है तो कौन इसके लिए 20,000 30,000 रुपए देने के लिए रेडी नहीं होगा? है ना? ये भी तो सिर्फ एक नॉर्मल फोन स्टैंड था, बट किसी की क्यूरियोसिटी ने इसको एक नई टेक्नोलॉजी बना दिया। तो आप सोच रहे हो ह्यूमन ब्रेन कितना ज्यादा, मतलब तुमको क्यूरियस करके कहाँ तक ले जा सकता है। तो इस वजह से एक्सप्लोर करना, ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन पूछना, एक्सपेरिमेंट करना, एनालिसिस करना, उनको डिस्कवर करना, यही सारी चीज हमें क्यूरियोसिटी की तरफ ले जाती है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो, क्या नोटिस करा तुमने? मार्कर ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे आ रहा है मार्कर, ठीक, ऊपर से नीचे आ रहा है मार्कर। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अगर मार्कर ऊपर से नीचे आ रहा है, तुम किसी के दिमाग में ये नहीं आया होगा कि मार्कर नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया, ऊपर से नीचे ही क्यों आया? जब मैं इसको ऐसे फेंकता हूँ तो ये ऐसे ही क्यों जा रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं आ रहा? लो, ये ऐसे क्यों नहीं आ रहा, ऊपर से नीचे क्यों नहीं आ रहा, ये नीचे से ऊपर क्यों जा रहा है? अगर मैं ऊपर से नीचे फेंकता हूँ तो नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा, और वाइस वर्सा, इसका उल्टा, है ना? तो ऐसा क्यों हो रहा है?
हमारे एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, ठीक है। न्यूटन के लॉज बहुत ज्यादा फेमस है, मे बी आपकी पिछली क्लास में ये थे या नहीं, आई डोंट नो, थे मतलब पिछली क्लास में शायद आपके, है ना। तो न्यूटन के लॉज, तीन लॉज होते हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पे लॉज के बारे में बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूटन के बारे में, कि वो जो सेब था वो गिरता हुआ सबने देखा। ये देखो मैंने क्या लिख रखा है कि क्यूरियोसिटी के बेस पे है कि millions saw the apple fall but Newton asked why। सेब लाखों बार गिरे हैं ऊपर से नीचे बच्चे, पर सिर्फ न्यूटन ने पूछा कि ऐसा क्यों, सेब ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा भैया। कि न्यूटन की क्यूरियोसिटी थी, और क्यूरियोसिटी तुम्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ लेती जाती है, लेती जाती है, लेती जाती है। अगर तुम अपने माइंड को शेप करो, अगर तुम ऑब्जर्व करो, अगर तुम एक्सपेरिमेंट करो, एनालिसिस करो, तो ये चीज तुम्हें एक लेटेस्ट चीजों के टुवर्ड्स लेती जाती है। ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखो। एग्जाम्पल न्यूटन का, ए एप्पल फॉलिंग, ए फॉलिंग एप्पल डिड नॉट डिस्कवर ग्रेविटी। सिर्फ एक ऊपर से नीचे जो गिरा सेब, उसने ग्रेविटी को डिस्कवर नहीं करा है, न्यूटन की क्यूरियोसिटी ने करा। न्यूटन को ऐसा हुआ कि मेरे को पता करना है ये ऊपर से नीचे क्यों आया। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, जस्ट एक लिटिल ऑब्जर्वेशन, अगर हम एक्सप्लोरेशन की बात ही कर रहे हैं और इसमें एक्सप्लोरेशन आती है, एक चीज मैं भी ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो ये एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है, कि ऊपर से नीचे करने के लिए किसी चीज को ताकत थोड़ी चाहिए। मैं कोई मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि तरबूज को छत से फेंक दिया, किसी भी चीज को ऊपर से नीचे फेंक दिया, तो इसमें एनर्जी थोड़ी लग रही है। आप जीने से नीचे उतर रहे हो, एनर्जी लग रही है क्या? नहीं। बट जब आप जीने पे चढ़ते हो नीचे से ऊपर, सांस फूल जाती है ना। तो सेम जब मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ तो ये एनर्जी डिपेंडेंट है। तो कुछ चीजें एनर्जी के टुवर्ड्स जाती है, कुछ चीजें एनर्जी नहीं लेती है। तो यही एक क्यूरियस माइंड है, जो कि न्यूटन के मन में इतनी सारी चीजें आ गई होंगी, ठीक है, कि अच्छा ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। तो उन्होंने ग्रेविटी के बारे में हमको एक थ्योरी दे दी पूरी की पूरी, कि ग्रेविटी क्या है, क्यों है, ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, पॉइंट क्या है, कितने टाइम पे कितनी चीज को नीचे गिराने में कितना टाइम लगता है, ऊपर गिराने में कितना टाइम लगता है, कौन सी चीजें एनर्जी डिपेंडेंट होती है। तो न्यूटन ने हमारी क्यूरियोसिटी को इतना ज्यादा शेप करा, न्यूटन ने अपनी भी क्यूरियोसिटी को इतना ज्यादा शेप करा कि वो एक महान साइंटिस्ट बन गए। ऐसे हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया। ओके। अच्छा, डोंट वरी अबाउट दिस पीडीएफ। अगर आपको लग रहा हो कि भैया ने एनसीईआरटी की एक एक लाइन बोली थी और अब ये करा नहीं रहे हैं, जितना भी बेटा एनसीईआरटी में लिखा है ना, जितना भी, ट्रस्ट मी, मैंने एक एक लाइन पढ़ी है। इफ यू वांट द प्रूफ आई कैन शो यू, दिस इज द प्रूफ। मैंने एक एक लाइन पढ़ी है, एक एक लाइन, ठीक है, एक एक लाइन पढ़ी है, उसके बाद ही मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, उसके बेसिस पे ही मैंने पीपीटी कवर अप करी है, ठीक है। सो ऐसा मत सोचना है जैसे ये एक पीपीटी बस एक रैंडम है, ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर छोटे टेक्स्ट लिखे तो इसका मतलब रैंडम नहीं है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीज बार बार घुमा फिरा के एक चीज बोली है, मैं वो 70 बार एक ही चीज को आप घुमा फिरा के नहीं बोल सकते, आपको उसमें वेरिएशन लाना जरूरी है। इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में बनाया गया है इस चैप्टर को, इस पीपीटी को। खैर, कंटिन्यूइंग द चैप्टर, तो बात यह है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को ले लो। ये है मेरी नॉन लिविंग थिंग, एक माउस जिससे मैं अपने लैपटॉप को कंट्रोल करता हूँ, एक मार्कर, व्हाइट बोर्ड मार्कर जिससे मैं लिखता हूँ। लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल, वेट अ मिनट, दिस इज अ पेंसिल, राइट, कलर पेंसिल। तो मैं अपने सराउंडिंग्स में कोई भी लिविंग थिंग्स उठा लूँ। अब मैं नॉन लिविंग थिंग्स उठा लूँ, अब मैं लिविंग थिंग्स उठाऊँ, लिविंग थिंग हूँ मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, या फिर लिविंग थिंग्स की क्या डेफिनेशन होती है, देखो ध्यान से देखो पीडीएफ में, जूमिंग इट फॉर यू। ओके, लिविंग थिंग्स का मतलब जो चीजें चल सके, मूव कर सके। मैं चल फिर रहा हूँ, मेरे हाथ पैर तुम्हें ऐसे होते दिख रहे हैं, जो ब्रीथ कर सके, मैं सांस ले रहा हूँ तभी मैं बात कर पा रहा हूँ, जो फीड कर सके, जो खा सके, जो ग्रो कर सके, जो एक्सक्रीट कर सके वेस्ट मटेरियल को, है ना, जो रिप्रोड्यूस कर सके, जो मर सके, ये सारी चीजें आती है लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनकी पहचान, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, इनका अपोजिट लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स क्या भैया, ये रिप्रोड्यूस कर सकती है? नो। ये मूव कर सकती है अपने आप? ये मूव कर रही है अपने आप? नहीं। अब चार्ली चार्ली वाला गेम ना खेलो तब तक।
तो ये अपने आप मूव नहीं कर सकती है ना। क्या क्या ये ग्रो कर सकती है? क्या आज ये पेंसिल इतनी थी, क्या ये परसों इतनी हो जाएगी? नहीं होगी। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों का जब हम कंपोज करते हैं, दोनों को जब हम कंपोज करते हैं, उससे बनती है साइंस। ठीक है, यहाँ पे भी नोट्स हैं, देख सकते हो। तो उससे बनती है साइंस। ठीक है, जब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को कंपोज करा जाता है, उससे साइंस बनती है। ऐसा क्यों? भैया नॉन लिविंग थिंग से क्या सीखने को मिल रहा है हमें? आपको नॉन लिविंग थिंग से इतने सारी चीजें सीखने को मिली कि वो एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो मर नहीं सकते, ग्रो नहीं कर सकते, फीड नहीं कर सकते, ब्रीथ नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। नॉन लिविंग थिंग्स में इतनी सारी वैरायटी है, लिविंग थिंग्स में भी इतनी डाइवर्सिटी। कितने प्रकार के एनिमल होते हैं, कितने प्रकार के ह्यूमन होते हैं, कितने प्रकार के पेड़ होते हैं। जब ह्यूमन ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं तो एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा होता है। जब दो एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं, नई नई वेरिएशंस बनती है। तो साइंस ने हमें कितनी चीजें दी हैं। आप ये समझो कि वो जो ऑफस्प्रिंग नए नए बन रहे हैं, उनके जेनेटिक्स, उनके उनके डीएनए, उनसे क्या कोई ऐसी स्पीशीज बन सकती है जो बहुत स्ट्रांग हो? मतलब क्रॉस ब्रीड बोलते हैं ऐसे, हाइब्रिड बोलते हैं ऐसे, कि जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। ऐसी भी कोई स्पीशीज हो सकती है अर्थ पे? Who knows? This is curiosity. ये आपको जानना पड़ेगा, दिस इज योर क्यूरियोसिटी। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को जब हम कंपोज करते हैं बेटा, तो हमें एक नया वर्ल्ड देखने को मिलता है, जो है एक्सप्लोरेशन। हम चीजों को एक्सप्लोर ही लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बेस पे करते हैं। ओके, अच्छा, ये मैंने तुम्हें बता चुका हूँ कि पहले लोगों का ये बिलीफ था कि सिर्फ लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग बन सकती है, नॉन लिविंग थिंग से जन्म नहीं हो सकता किसी लिविंग थिंग का। देन आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ प्रोटीन शेक वाला, है ना। तो वो एक एविडेंस मिला हमें कि भैया ऐसा भी हो सकता है। इसमें डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि ये कॉलेज का एक टॉपिक है, माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है। माइक्रोबायोलॉजी मतलब होता है छोटे छोटे जीव जंतुओं की पढ़ाई करना, स्टडी करना, उसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। मैं जस्ट बता देता हूँ, जिसको समझ आए अच्छी बात है, जिसको नहीं आए बेटा आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट 9th क्लास, है ना, एंड आई एम इन माई सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज। तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। okay? Remove कर दिया एक डब्बे से, रिमूव कर दिया। अब भैया जन्म किसका होगा, अब कैसे होगा? यही उनकी क्यूरियोसिटी थी कि क्या कोई अ, अगर हम ऑक्सीजन रिमूव कर दे तो क्या कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बिना ऑक्सीजन के ग्रो कर सकते हैं? यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी शॉक्ड बाय नोइंग दैट कि ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए गए वर्ल्ड में जो बिना ऑक्सीजन के ग्रो होते हैं। इसलिए लाइफ, इसलिए साइंस में ये लिख रखा है तुम्हारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कि लिविंग थिंग से लिविंग थिंग आई है, पूरा सच नहीं है। नॉन लिविंग थिंग से भी लिविंग थिंग आ चुकी है, ये साइंस प्रूव कर चुकी है। ये एक्सपेरिमेंट था रॉबर्ट कॉच का। ठीक है, रॉबर्ट कॉच का एंड लुई वैन हुक का, जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, एंटोनी वैन लुई वैन हुक, सर्च करना कभी। खैर, दिस इज सो इररिलेवेंट टू दिस टॉपिक, बट टू सम एक्सटेंट चीजें थी जो मेरे को ये वाला लाइन समझाना था, इसलिए आई जस्ट सेड इट। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। साइंस सिर्फ नॉलेज नहीं है। अच्छा भैया साइंस नॉलेज नहीं है, आपको बड़ा पता है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये चीज है ना, दिस इज नॉट अ प्रमोशन और समथिंग, ये चीज है, मान लो कोई भी नॉर्मल, ठीक है, एक ऐसा मैंने गत्ता बना रखा है। इस फ्रंट पेज को बनाने के लिए कितनी क्वालिटी का पेपर यूज हुआ, कैसी क्वालिटी का पेपर हुआ, क्या इतनी मोटी इंक लगी इसको लिखने में, या फिर इतनी छोटी इंक लगी इसको लिखने में, कितना टाइम लगा इसको लिखने में, कितने पैसे खर्च हुए, कहाँ कहाँ पब्लिश करी। ये तो एक नॉलेजेबल चीज हो गई ना, राइट? कि मेरे को पता होना चाहिए कि भैया ये है, ये चीज ये है ना, मतलब चीजों की मुझे वेरिएशन पता होनी चाहिए। बट इफ मैं बोलूँ कि इसका क्या एविडेंस है, क्या एविडेंस है ये निप पतला ही लिखती है, क्या एविडेंस है ये मार्कर मोटा ही लिखता है, क्या एविडेंस है कि जो पब्लिशिंग होती है बुक्स की वो उधर तक ही जा रही है जहां तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं? क्या एविडेंस है ऐसा?
तो साइंस हमें यहाँ पे ये बताना चाह रही है, यू विल सी दिस, ये वाला, एक मिनट, यू आर सीइंग दिस पैराग्राफ जहाँ पे मैंने लिख रखा है, साइंस इज मोर देन जस्ट नॉलेज, साइंस इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो बट आल्सो अबाउट हाउ वी नो इट। मतलब साइंस सिर्फ ये नहीं है कि हमें क्या क्या चीजें पता है नहीं पता है, ठीक है, मतलब हमें क्या पता है, हमें क्या ये पता है कि इसमें इंक कैसे डाली गई, क्या यही पता होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है? आई थिंक नो, ये पता होना इतनी बड़ी बात नहीं है। कैसे डाली गई इंक, कहाँ से आई इंक, पैदा कैसे होती है इंक को, बनाया क्या जाता है, उसमें केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, कितने देर तक ये सस्टेनेबल रह सकता है, अगर मैं इसको ऐसे हवा में खुला छोड़ दूं कितने टाइम में ये सूख जाएगा। जब हम पीछे की पूरी उसकी हिस्ट्री पता हो, उसकी पूरी फिजियोलॉजी पता हो हमें, तब जाके उसको हम बोलते हैं एक एविडेंस, है ना? ऐसे ही मैं तुमको एक एग्जांपल दूं, तुम्हारा ना जैसे सोलर सिस्टम, डू यू नो व्हाट इज सोलर सिस्टम, जहाँ पे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, लेट मी शो यू दिस, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, है ना? तो यहाँ पे बेटा एक होता था प्लूटो, इधर नेपट्टून के बाद, राइट राइट देयर, यहाँ पे एक प्लूटो होता था। एक्चुअली में ऐसा दिखता है, दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन, ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये जस्ट एक बनाया गया है रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्चुअल ऐसा होता है। मैं धरती, असली धरती लाके थोड़ी ना रख सकता हूँ क्योंकि मॉडल्स की बात है, ये एक मॉडल है ना? मॉडल से हम जो बड़ी बड़ी चीजें होती है उनकी कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज कर देते हैं। क्या बोल रहे हो भैया, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। जैसे कि मैं बोलूँ ये एक असली फोन है, सकता हूँ इसमें कुछ पासवर्ड डाल सकता हूँ, ये दिखाएगा जैसा ये फेस डिटेक्शन होता है, इसमें कवर होता है, इसमें लेंस होती है, कैमरा होता है ना, एप्लीकेशंस होते हैं, अपडेट्स होते हैं, गैलरी होती है, इतनी सारी। ये रहा एक कार्डबोर्ड का फोन। तो कि हाँ कर सकता है, तो तुम बोलो यहाँ पे लिख दो चीजें हैं, सोलर सिस्टम है, अर्थ का ग्लोब है वो घुमाने वाला, उन सबको, बहुत बड़े बड़े सोलर सिस्टम को, प्लैनेट्स को, एस्ट्रोनॉमिकल चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए छोटे छोटे मॉडल्स होते हैं हमारे पास, है ना? तो वो मॉडल बड़ी चीजों को तो सेम तो नहीं होते उनके जैसे, बट उनके कई हद तक फीचर्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा था इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज कर देता है छोटा सा एक मॉडल, है ना? और क्यों मॉडल बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम एक्चुअल चीजों को एट द सेम टाइम पुट नहीं कर सकते रियल स्पॉट पे, इसलिए हम मॉडल बनाते हैं ताकि भारी भारी भरकम चीजों को हम एक्सप्लेन कर सके बहुत इजी वे में, ठीक है? तो हाँ, हम थे प्लूटो पे। प्लूटो का एक एग्जांपल ये था भैया कि पहले प्लूटो को एक प्लेनेट माना जाता था, बट आज के टाइम पे अगर आप गूगल करोगे, सर्च करोगे ना, तो आज के टाइम पे प्लूटो को एक प्लेनेट माना जाता है। भैया ये कैसे हो गया, प्लूटो को तो मैंने सुना बचपन से प्लेनेट माना जाता था। देखो 2006 में, इन 2006, जो ए आईएयू है, आईएयू मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस रिलेटेड काम को देखती है, स्पेस रिलेटेड चीजों को देखती है। तो इन्होंने बोल दिया कि भैया, अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन में भैया हजारों साइंटिस्ट काम करते हैं, तो इनके एक स्टेटमेंट पे भी, इनकी एक स्टेटमेंट अजम्पशन नहीं है, जैसे घर पे बैठे बैठे किसी ने ट्वीट कर दिया परसों बारिश होने वाली है यार, शायद से, मैं इसमें भी श्योर नहीं हूँ है ना? तो ये जो साइंस है, साइंस में अजम्पशन माने अनुमान लगाना, तुक्का लगाने का भी मतलब होता है। क्या मतलब होता है? तुक्का भी तुम ऑब्जर्वेशंस पे, हिडन पैटर्न्स को देख के, उसमें एनालाइज करके क्या चीज कमी है, क्या चीज कमी नहीं है ना, उसको सिस्टमेटिक तौर से पढ़ के, अलग अलग बंदे आते हैं एक वेदर की प्रिडिक्शन करने, हजारों साइंटिस्ट वेदर की प्रिडिक्शन करते हैं, एयर का रेजिस्टेंस चेक करते हैं, परसों बारिश पड़ी थी नहीं पड़ी थी, सॉइल की क्वालिटी कैसी है, इवेपोरेशन कैसे हो रहा है, सारे फैक्टर्स को मिला के हम एक प्रिडिक्शन करते हैं साइंस में कि परसों बारिश होगी। तुमने देखा तुम्हारे फोन पे कभी भी नोटिफिकेशन आता है 26 डिग्री इन दिल्ली, टेम्परेचर इन डिग्री, डिग्री सेल्सियस, मतलब जो भी जिस भी यूनिट में हो,
तो ये सिर्फ एक अजम्पशन नहीं है साइंस, इट इज नॉट अ अजम्पशन, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, हिडन पैटर्न, स्किल्स, स्टडीज, एनालिसिस, है ना, इन सब चीजों के बेस पे एक प्रिडिक्शन करी जाती है साइंस में, है ना। ऐसे ही जो ये तीन प्लैनेट, मतलब मान लो ये है अर्थ, अर्थ पे हरियाली है, अर्थ पे पानी है, हवा है, आग है, अपने ऑर्बिट पे घूम रहा है, आसपास के जो एस्टेरॉइड्स होते हैं उनसे बच रहा है, एक अपने ही रोट मतलब अपने ही ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा है, ऐसे, है ना, अपने ही ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा है। तो इतनी सारी कंडीशंस को अगर अर्थ सेटिस्फाई कर रहा है तब उसको जाके एक प्लेनेट घोषित किया ना, है ना। बट अगर प्लूटो था, प्लूटो ऑर्बिट अराउंड द सन ऑर्बिट कर रहा है ऐसे, ठीक है, बट अपने आसपास के आने वाले ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियर नहीं कर पा रहा, वो उन्हीं में टकरा जा रहा है या कोई भी एक क्राइटेरिया फेल हो जा रहा है। तो जब बहुत सारी कंडीशंस में से कोई सा भी एक क्राइटेरिया फेल हो जाए, हम उसको प्लेनेट कंसिडर नहीं करते, उसको प्लेनेट कंसिडर नहीं करेंगे। इसलिए ही मैंने बोला कि पहले साइंस ऑब्जर्व करती है, टेस्ट करती है, वो आइडिया अगर फेल हो जाए तो दोबारा ट्राई करती है, आइडिया डिस्कार्ड हो जाए तो उस चीज पे दोबारा स्टडी करती है, लाखों बार स्टडी करती है। लाखों बार स्टडी करने के बाद वीक नहीं होता कोई भी, लाखों बार स्टडी करने के बाद साइंस वीक नहीं होती, साइंस और मजबूत होती है, क्योंकि अगर किसी ने गलती करी होगी पहले, उस गलती से हमें आज पता लग पाएगा हमें क्या सुधार लाना है। पिछली बार किसी ने लाइट बनाने की कोशिश करी, उस लाइट बनाने वाले ने सारी चीजें कर ली, 100 चीजें करनी थी, उसने 99 कर दी, 99 कर दी, और 99 करने के बाद वो यही भूल गया कि तार भी लगाने होते हैं उसने सारी चीजें कर दी, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, सब कर लिया, वो यही भूल गया तार लगाने होते हैं। आने वाली जनरेशन में कोई आया, उसने कहा अरे इतनी सारी स्टडी, इतनी सारी स्टडी, इतनी सारी चीजें देखी, लास्ट में उस बंदे ने देखा ये तार लगाना तो नहीं भूल गया, उसने घर पे ट्राई करा, अपनी क्यूरियोसिटी को शेप करा, तार लगाया, लाइट आ गई, लाइट कन्वेंशन कर दिया, उसने डिस्कवर कर दिया, है ना। तो कहने का मतलब ये है, गलतियों से भी एक नया एक्सपेरिमेंट की खोज हो सकती है, बट इट नीड्स अ प्रेजेंस ऑफ माइंड, इट नीड्स इंटेलिजेंस, इट नीड्स ऑब्जर्वेशन स्किल्स, हिडन पैटर्न्स को देखने की एबिलिटी, ये सारी चीज चाहिए। तब जाके आप बोल सकते हो कि हाँ, आप एक ऑब्जर्वेशन वाली चीज अपने अंदर ला सकते हो, डिटेक्टिवनेस ला सकते हो। ऐसे ही देखो यहाँ पे लिखा है कि प्लूटो को पहले कंसिडर करा जाता था नाइन्थ प्लेनेट सोलर सिस्टम का, बट जब साइंटिस्ट पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, ऑब्जर्व करते गए करते गए करते गए, एविडेंसेस को कलेक्ट करते गए बहुत सारे, तब जाके हमें पता लगा कि भैया साइंस को भी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, पैटर्न्स, एनालिसिस, ये सब चाहिए, और प्लूटो को एक डॉर्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। नाउ व्हाट इज डॉर्फ प्लैनेट? डॉर्फ प्लैनेट का मतलब होता है जो तीन चार कंडीशंस में से एक कंडीशन में भी फेल हो जाए उसको बोलते हैं डॉर्फ प्लैनेट, ठीक है। ये आई गेस समझ में आ चुका हो, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, लेट्स सी, पहले एक लाइन देख लो, इन साइंस आइडियाज आर एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ एविडेंस, नॉट बिकॉज दे आर ओल्ड और पॉपुलर। ऐसा नहीं है किसी बंदे ने बोल दिया कि भैया प्लूटो को तो इसलिए नहीं माना गया कि उधर ना बारिश नहीं पड़ती थी, मतलब कुछ भी, नो इट इज नॉट अ फैक्चुअल, इट इज नॉट एकेडमिकली कि उस चीज को हमने स्टडी भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, हम तुक्का लगा दिया। तो ऐसे चीजों को एक्सेप्ट नहीं करा जाता। सालों साल स्टडी होती है, सैटेलाइट भेजी जाती है, 70 मतलब करोड़ों करोड़ों लाख करोड़ों खर्चा होता है, तब जाके एक चीज के कंक्लूजन पे पहुंचती है साइंस, ठीक है। सो यू शुड बी वेरी थैंकफुल कि आपके सिर्फ इतू से पेज में जो मैंने इतनी सारी बताई वो सिर्फ एक पेज में लिखी थी, सिर्फ एक पेज की नॉलेज है। तो इस बार की साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक कितनी मजेदार है, अगर आप उन चीजों को क्यूरियस वे में पढ़ो, आप सोच के देखो, ठीक है। यू कुडंट इवन इमेजिन कि कितना मजा आता होगा इन सब चीजों को पढ़ने में अगर आप डेप्थ में पढ़ो तो। नाउ आप देख सकते हो, अच्छा मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ अगर मेरे पास पीडीएफ है तो, ठीक, एक मिनट। कुड यू सी कि यहाँ पे एक लड़का एंड दो लड़की है, एक बीच में जो लड़का खड़ा है उसके हाथ में बेटा मैग्नीफाइंग ग्लास है, कुड यू सी इट। एंड जो राइट में लड़की है, आई होप होना चाहिए, हाँ, उसके हाथ में एक क्या है, कंपास है, ठीक है, दिस इज अ कंपास, राइट। एंड एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो कंपास और मैग्नीफाइंग ग्लास इस इमेज में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए। देखो कंपास
माने जिससे चीजों को एकदम डिटेक्टिव डिटेक्टिव बन जाओ, जिससे चीजों को एकदम जूम करके देखो, जिससे ऑब्जर्व करो, अच्छा यहाँ कूड़ा रह गया है थोड़ा सा, लो इसको क्लीन कर दिया, अच्छा मेरे को यहाँ दिख रहा है, अच्छा ये दिख रहा है। तो जिस चीज के लिए हम खोज रहे होते हैं हम वो चीज इससे कंपास से कर पाते हैं। कहने का मतलब कंपास हमारा क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये देखो ये कंपास है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जाना है मुझे, ये डायरेक्शन जाना है मुझे, ये डायरेक्शन जाना है, अच्छा अब मेरे को ये चीज मिल गई, अब मैं यहाँ जाऊंगा, अब यहाँ जाऊंगा, ये हो गया कंपास। बट मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास हर चीजों को डिटेक्टिव की नजरों से देखना। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास हर चीजों को डिटेक्टिव की नजरों से देखना। तो जब मैं एक कंपास एंड एक इरा एक मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, कंपास एंड मैग्नीफाइंग ग्लास को जब मैं देखता हूँ तो इससे मेरे को क्या समझ में आता है? मैग्नीफाइंग ग्लास से मेरे को ये समझ में आता है बेटा कि चीजों को केयरफुली ऑब्जर्व करना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई चीज हो, यार घुमा फिरा के मेरे पे छोटा सा फोन का स्टैंड ही है इससे ही समझ लो। चीजों को ऑब्जर्व करना इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर सिर्फ ये चीज होती और ये चीज होती और बीच का ये ही ना होता तो क्या इसको सपोर्ट मिल पाता? नहीं। किसी ने अपने दिमाग के मैग्नीफाइंग ग्लास माने अपनी क्यूरियोसिटी को दिखाते हुए, समझते हुए, हिडन पैटर्न को देखते हुए ये जाना कि जो ये बीच का सिस्टम होता है किसी भी चीज में, ये मॉडल, देखो मॉडल मॉडल वाली चीज आ गई ना, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कि एक फोन का स्टैंड है नॉर्मली, कार ले लो, ट्रक ले लो, ब्रिज ले लो, बीच का सिस्टम ही अगर नहीं होता तो सपोर्ट वाली चीज कैसे आती, राइट? तो एक सपोर्टिव सिस्टम क्रिएट करा किसी बंदे ने, अपने दिमाग की बत्ती जलाई, मैग्नीफाइंग ग्लास जलाया अपने दिमाग का, ऑब्जर्वेशन स्किल्स उसने देखी। तो कहने का मतलब है जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब है जब आप केयरफुली ऑब्जर्व करते हो चीजों को, आप डिटेल्स देखते हो छोटी छोटी, अच्छा इससे ऐसे होता है, अच्छा ये चीजें किस लिए होती हैं, अच्छा इससे ऐसे हो जाता है, अच्छा ये बड़ा भी हो जाता है, ऐसे है ना। जब आप छोटी छोटी डिटेल्स को देखते हो, जब आप केयरफुली चीजों को ऑब्जर्व करते हो, जब आप हिडन पैटर्न्स को देखते हो, बिल्कुल हिडन पैटर्न, छोटे छोटे हिडन पैटर्न, तो ये सारी चीजें आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास को रिप्रेजेंट करती है। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब छोटी छोटी चीजों को केयरफुली लुक थ्रू करना, ऑब्जर्व करना, है ना। बड़ा सिर्फ क्यूरियोसिटी इनफ नहीं होती साइंस के लिए। वाई, ये मैं क्या कह रहा हूँ, क्यूरियोसिटी इनफ नहीं होती भैया? मतलब मेरे को ये जानना है कि आ, हवा में पंछी क्यों उड़ते हैं, तो क्या सिर्फ मेरी क्यूरियोसिटी इनफ होगी? अगर मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो मेरे को पता कैसे लगेगा पंछी हवा में क्यों उड़ पा रहे हैं, उनके विंग्स का शेप क्या है, एयर का रेजिस्टेंस क्या है, उनको कैसी एबिलिटी मिली है ना। तो सिर्फ क्यूरियोसिटी अपने आप में फुलफिल नहीं करती साइंस की रिक्वायरमेंट, है ना। जैसे प्लूटो को एक डॉर्फ प्लेनेट घोषित कर दिया था क्योंकि कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा था, ऐसे ही मैग्नीफाइंग ग्लास है। अगर मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जस्ट एक सिंबॉलिक मीनिंग है मैग्नीफाइंग ग्लास, बट एक्चुअली में क्या है, देखो एक्चुअली में क्या है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स तुम्हारे हिडन पैटर्न्स को देखने की एबिलिटी है ना, चीजों को बहुत बारीकी से देखने की एबिलिटी। बट अगर और क्यूरियोसिटी भी ये वो करता है, क्यूरियोसिटी भी रिप्रेजेंट करता है मैग्नीफाइंग ग्लास। बट अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर ये है कि क्यूरियोसिटी है, बस जानना है, सिर्फ मैं ऐसा बोलूंगा जानना है तो मेरे दिमाग में आ जाएगी वो चीज, वर्ड्स नहीं। जब मेरे पास एक कंपास नहीं है लाइफ में, कंपास का मतलब एक डायरेक्शन, कंपास क्या देता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है मैं ऐसे कर रहा हूँ जो भी होता हो, shit के लिए sorry। तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, है ना, ईस्ट हो गया। तो जब तक मेरे पास लाइफ में डायरेक्शन ही नहीं है कि मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को सही चीज क्या चूज करनी है, मेरे को कैसे जाना है, मैं यहाँ से छत पे जाना है, कैसे जाऊं? वैसे क्यूरियोसिटी से भैया आपके लिए लैडर्स होते हैं, जीना होता है, स्टेप्स होते हैं, उन पे चढ़ चढ़ के मैं अपने घर की छत पे जा सकता हूँ, है ना। तो कंपास ने किसी इंडिविजुअल माइंड को डायरेक्शन दी कि आप यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो, है ना। तो राइट क्वेश्चन पूछना, राइट अप्रोच होना, है ना, आपके लाइफ में जरूरी है, एक सिस्टमैटिक पाथ होना कि यहाँ से यहाँ मैं जाऊं तो मेरे को क्या चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछने वाली जो एबिलिटी ना, हर चीज पे क्वेश्चन करो, हर चीज पे क्वेश्चन करो।
ये माउस ऐसे ही शेप का क्यों है, ये एक रोबोट शेप का क्यों नहीं है? अच्छा, रोबोट शेप का होता तो क्या इसके अंदर का जो भी वायरिंग होती है, इसके अंदर का जो भी हार्डवेयर होता वो अफेक्ट होता? हर चीज को क्वेश्चन करो। जब एक इंडिविजुअल हर चीज को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है, वो ही चीज उसको क्यूरियस बनाती है बेटा। ठीक है। क्या सनलाइट प्लांट को अफेक्ट करती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है? अच्छा, तुम्हारे लिए क्वेश्चन, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं। अगर जो लोग यहाँ तक इस लेक्चर को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है। एक क्वेश्चन। हार्ट जो होता है, हार्ट देखा होगा, ये नहीं, दिस इज बुलशिट। दिस इज नॉट अ हार्ट। हार्ट हमारा एक्चुअली में कैसे दिखता है? इफ आई हैव एनी डायग्राम, या दिस इज द डायग्राम ऑफ द हार्ट। बिल्कुल छोटा सा इमोजी दिख रहा है, ये ऐसा होता है एक्चुअल हार्ट। आप लोग मेरे को कमेंट में ये बताओगे कि हार्ट रेड कलर का ही क्यों होता है, व्हाइट कलर का क्यों नहीं होता? दिस इज माय क्यूरियोसिटी। अरे माइंड एक क्यूरियोसिटी के टूवर्ड्स जा रहा है। अच्छा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, ये क्यों नहीं होना चाहिए? जब मैं क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हिडन पैटर्न्स को ढूंढ रहा हूँ, उस सारी चीजों को क्या बोल रहे हैं हम? एक्सप्लोरेशन। और बिना क्यूरियोसिटी के कोई एक्सप्लोरेशन नहीं है बच्चे। जब तक क्वेश्चन पूछने की अर्ज नहीं उठेगी टीचर से कि सर ये समझा दो, ये समझा दो, तो आंसर भी नहीं मिलेगा। आई नो द स्कूल सिस्टम इज नॉट दैट ग्रेट कि आप अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ लो, आपको एम्बैरेसमेंट फील होती है, सारी चीज। बट व्हाट आई वांट टू से कि जब तक आपकी लाइफ में क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी, मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं रहेगा, तो डायरेक्शन कंपास नहीं आ सकता। आई थिंक कि जितना हमने पढ़ा है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले ही नहीं करना चाहता आपके दिमाग में। आई थिंक अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। एक अगला लेक्चर हम डालेंगे जब कमेंट में आप बोल दोगे कि हाँ भैया अगले लेक्चर की नीड है। आई एम जस्ट किडिंग, मैं अगला लेक्चर डाल दूंगा इसके बाद। ठीक है। किसी को अच्छा लग रहा है, वो नहीं बोल पा रहा, अपनी क्यूरियोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, तो उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए हम अगला लेक्चर डाल देंगे। बट पहले ही लेक्चर है, ज़्यादा बोरिंग ना हो जाए। आई थिंक ज़्यादा बोरिंग